सुप्रभात। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर 1 घंटे तक आप रहेंगे हमारे साथ। ढेर सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, उनकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। तो जानते हैं कि क्या है आज का पंचांग। आज है विक्रम संवत 2080 के फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है 26 फरवरी 2024 और दिन है सोमवार का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं दोस्तों, एक छोटा सा विचार हमें पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक आना चाहिए और अच्छे विचार भी प्रेरणा का काम करते हैं। तो चलते हैं आज के विचार की तरफ। हमारा आज का विचार है, माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखें, हर काम अपने ही समय पर होगा। तो ये था हमारा आज का विचार। और आज का इतिहास जानने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर, ताकि आप हमें कॉल कर सकें। हमारे विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं और आप उनसे अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकें। तो आपको बता दें, हमारा फ़ोन नंबर है, एसटीडी कोड है 0755। जी हाँ, 0755। हमारा नंबर है 2660049। ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा निशुल्क नंबर यानी टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा निशुल्क नंबर यानी टोल फ्री नंबर है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या है हमारा आज का इतिहास। तो नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर और जानते हैं क्यों 26 फरवरी का दिन खास है। 1966 में विनायक दामोदर सावरकर, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ था। सन 1994 की बात की जाए तो प्रसिद्ध भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पूनिया का जन्म हुआ था। और 1995 में ही कॉपीराइट मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं चीन के मध्य समझौता हुआ था। 1966 में विनायक दामोदर सावरकर भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी का, जैसा कि हमने बताया आपको। और 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं 2019 की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। और 2011 की बात की जाए तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अरब देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देश में 19 साल पहले लगाए गए आपातकाल को आधिकारिक रूप से समाप्त किया था। तो ये था हमारा आज का इतिहास। और अब हम आपको बताते हैं क्या है हमारे आज के विषय जिन पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले स्कूल परीक्षा एवं मार्गदर्शन पर। वहीं हम आपसे चर्चा करेंगे साहित्य से सृजन की ओर। जी हाँ, ये हमारे आज के विषय रहेंगे। और अब हम आपका परिचय करवाते हैं हमारे विशेषज्ञों से। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपको बताना चाहेंगे कि आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाल कल्याण समिति के आप सदस्य भी हैं और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक भी आप रह चुके हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत। साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री इंद्राणी बैनर्जी जी, जो प्राचार्य हैं प्रज्ञा कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल की। तो दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तो आप भी जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए। हमारा नंबर हमने आपको बता दिया है। हमारे विशेषज्ञों से हम बात करेंगे और आप हमें फ़ोन करके उनसे अपने सवाल और जवाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सुदीप जी कि जैसा कि हमने बताया हमारा विषय है कि साहित्य से सृजन की ओर, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा। जैसा कि हम बात करते हैं साहित्य से सृजन की ओर, कोई भी व्यक्ति है समाज में रहता है और
समाज का दर्पण है। बिल्कुल। जो भी चीज़ लिख के आती है, जो भी चीज़ आगे बढ़ती है, चाहे वो छंद के रूप में हो, चाहे वो निबंध के रूप में हो, लेकिन जो समाज का एक चेहरा होता है वो हमारे लेखन में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कह सकते हैं। और रहा सवाल कि इसको आगे कैसे ले जाते हैं, साहित्य से सृजन की हो। जी, सृजन तो हमेशा की प्रक्रिया है बिल्कुल। और लाखों वर्षों से हमारा सृष्टि का नियम है, सृष्टि का सृजन। नियम है, जी, आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। तो इसी उद्देश्य में मेरा जो मानना है, तो इस तरह के साहित्य को हमें सृजन की ओर लगाना चाहिए, जिसमें एक क्रिएटिविटी हो, एक आगे आदमी उसमें डेवलप कर सके, लेखन में भी जिसको लालित्य कहते हैं वो हो, और इन सारी चीज़ों को लेके हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, साहित्य से सृजन की ओर ले जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आती हैं, दोहा भी आते हैं, सोरठा भी आते हैं, मनहरण छंद भी आते हैं। अब जैसे दोहे के प्रकार ही अगर आप लें तो दोहे के कम से कम 23 प्रकार हैं। जी, 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 अलग अलग प्रकार हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो साहित्य से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं उनको तो ये जानकारी है, लेकिन 23 प्रकार के दोहे होना, उसमें दोही होना, उनकी अलग अलग मात्राएं होना, ये जानकारी बहुत जरूरी है यदि आपको अपने साहित्य में लालित्य लाना है। क्या और बात है। विनम्रता लाना है, क्योंकि निश्चल निर्मल मन रहे विनयशील विद्वान, और सरस्वती स्वर साधना दे अंतस सद्ज्ञान। क्या बात है। तो सरस्वती माता अंतस के जिस दिन ज्ञान को देने लगती हैं, उस दिन आप बहुत विनम्र और विनयशील होते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप उस दिशा में बदलते। क्या बात है। प्रज्ञा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 वर्षों से अधिक हो चुके हैं आपको प्रज्ञा विद्यालय के संचालिका के रूप में कार्य करते हुए, प्राचार्य के रूप में। तो सबसे पहले हम इस विद्यालय के बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह से आपको विद्यालय खोलने की प्रेरणा मिली। ये एक्चुअली है, ये जैसे हमारे घर के जो बच्चे पढ़ते थे वो उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, तो इसमें हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनकी फाइनेंशियल जो ठीक है इसलिए वो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन और जो आसपास देखते थे जिनकी फाइनेंशियल जो कमज़ोर है वो पढ़ नहीं पाते थे। कुछ जो है ग्रामीण बच्चे होते हैं, कुछ मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा रहती है मगर वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो हमने एक मन में विचार बनाया, क्यों ना एक इनके लिए भी हम एक विद्यालय खोलें जिससे उनका भी भविष्य, हम उनको भविष्य को संवार सके, उनको उज्जवल कर सके। तो इस प्रकार हमने कोलार में सन 91 की बात है, हम लोग ऐसा थोड़ा सा स्पॉट में थोड़ा घूमने आए थे। फिर हमने आसपास के वातावरण से और लोगों से हमने बातचीत किया और उनके दो चार घरों में गए। हमने पूछा बच्चों से कि बच्चे ये स्कूल क्यों नहीं जाते। उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, इसलिए हम, और विशेष खास तौर पर हम लड़कियों को हम बाहर दूर नहीं भेज सकते। तो हमने ये मन में सोचा क्यों ना हम उनके लिए एक कुछ करें ताकि वो उनका कुछ बच्चे भी आगे आ सके, वो कुछ बन सके, ताकि उनके पेरेंट्स भी कुछ कर सके उनके लिए। फिर हमने वहाँ पे 91 में चार बच्चों से लेके हमने एक स्कूल खोला। 4 बच्चों लेके हमने एक स्कूल खोला और तब वहाँ का माहौल में कुछ जंगल टाइप था, कुछ नहीं थे, न लाइट की व्यवस्था थी, कुछ नहीं थी। तो इस तरह से जो धीरे धीरे हमने उसका विकास किया। और आज ये स्थिति है कि जो बच्चे पढ़ते थे आज उनके जो सेकंड जनरेशन है वो भी हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अगर हम तब नहीं खोलते तो इतना बच्चे पढ़ नहीं पाते। प्रज्ञा जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि स्कूल परीक्षा एवं मार्गदर्शन, तो अभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ परीक्षाओं की शुरू भी होने वाली हैं, बोर्ड परीक्षा भी चल रही है, CBSE चल रही है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से बच्चे जो है अभी परीक्षा में लीन है और तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये बच्ची परीक्षा का स्ट्रेस ये बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से घबराने लगते हैं। लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए, हम बच्चों को ये मोटिवेट करेंगे, आप डरिए नहीं, आप ये सोचिए ये जो एग्ज़ाम हो रहा है आपके लाइफ का ये बेस्ट एग्ज़ाम है, अब ये सोच कर पढ़ाई करिए
और इसके लिए इनके माता पिता को भी थोड़ा उनको बच्चों के प्रति ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी खान पान की अच्छी व्यवस्था करें और उनके साथ मिलके बातचीत करें। उनके साथ मिलके बातचीत करें ताकि वो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं विचारों को वो अपनी और कुछ उनसे पूछे। बिल्कुल, बच्चे बताना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं, बच्चे डरते हैं, उनको मोटिवेट करें और उनको ये नहीं बोले हैं कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, आपको कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप बोलिए आप जितना आपने पढ़ा बहुत पढ़ा है, इसमें कोई आपके जो है परसेंटेज इसमें कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, आपने जो मेहनत किया है वही आपका मेहनत वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने इतना पढ़ाई किया। जी बिल्कुल, आप ज्ञान अर्जन करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुदीप जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे साहित्य सृजन तक की ओर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो सामाजिक के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से आपका योगदान है, दोनों हम जानना चाहेंगे। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये समाज के लोगों को भी जी मोटिवेट करेगा। वास्तविक रूप से मैं स्टूडेंट लाइफ में ही अपने लीडरशिप का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी जैसे तालाब की खुदाई होना, पेड़ों को लगाया जाना या किन्हीं गरीब बच्चों को मदद करना, जैसा अभी प्रज्ञा जी बता रही थी कि स्कूल में 4 बच्चों से शुरुआत की, तो इसी तरह बाल कल्याण समिति में मैं जब हुआ करता था तो मैं वहाँ मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसमें हम बच्चों की मदद कर पाए, और इसके पहले तो हम बच्चों की मदद करते ही रहे। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भी साहित्य निकलता है। क्या बात है। यहाँ से भी आप कहीं भी, अब जैसे बाहर लोग जाते हैं तो काम के लिए जाते हैं, तो इसमें मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी कि घर से निकलना भी जरूरी है और दरों की ठोकरें खाना भी बहुत जरूरी है। तो गजल में ये हमने लिखा। तो यहाँ से भी चीजें निकलती हैं जी। किसी बच्चे को आपने देखा, बच्चे के दर्द को देखा, तो उनमें वो लाइनें उठती हैं और फिर उन लाइनों को आप अगर छंदबद्ध करना चाहें तो छंदबद्ध कर लें, दोहा में कर लें, सोरठा में कर लें, मनहरण में कर लें, अहिरी में कर लें, जिसमें भी आप चाहें तो वो फिर आप मात्राओं का। किस नाम से आपकी संस्था जो है संचालित है, सामाजिक कार्य? मैं मानसी के नाम से मेरी संस्था है, मानसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड इनिशिएटिव, इस नाम से मैंने इसको फाउंड किया था 2006 में जी। दीपाली रस्तोगी कलेक्टर हुआ करती थी, तो उनसे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिला और शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड महिला और बच्चों के कल्याण के लिए आपकी संस्था कार्य करती है। बच्चों और महिलाओं का मेरा ऐसा मानना है कि महिला और बच्चे दो ही धुरी हैं समाज की, बाकी तो फिर सब साइड में रहते हैं। मेन धुरी यही है, अगर ये सुखी हो जाएंगे तो सारा समाज सुखी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इंद्राणी जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे परीक्षाओं को लेकर, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो है मतलब टेंशन लेने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। एग्ज़ाम को लेकर, परसेंटेज को लेकर भी उनके मन में बहुत सारे डर रहते हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं और किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो एक माता पिता का होता है। माता पिता बच्चों से मन की बात शेयर करें और बच्चों से भी ये पूछें, बेटा ये आपको किसी इस चीज़ से कोई घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से जैसे चल रहा है आप वैसे ही करें, वैसे उनको करना चाहिए। उनको बाहर उनको खेलने भेजें, थोड़ा दोस्तों से मिलने दें, ताकि वो एक दूसरे का जो है वो शेयर कर सके, वो एक दूसरे की मुश्किलें शेयर कर सके जी। और साथ में उनको थोड़ा बच्चों को बताएं कि इसमें जो क्वेश्चन जो उनको किसी टीचर से या उनके पास लेकर उनकी गाइडेंस करें, उनको लिखने का जो तरीका है वो बताएं, उनको ये बताएं कि कैसा लिखा जाता है, क्वेश्चन पेपर में कैसा किया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे, इसमें बेटा उसमें कोई स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एग्ज़ाम कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई करियर ख़त्म हो जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर डिप्रेशन में इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं कि हमने इतना तैयारी किया, हमें इतना कम अंक क्यों मिले, अगर कम अंक मिलेगा तो हमारे घर में हमारा क्या पोजीशन होगा, हमारे घर वाले मेरे माता पिता की क्या चाह है
इसलिए हमारा स्थिति हमारी और ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। कम अंक से और परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे मैंने वो देखे हैं, जज देखे हैं, बहुत सारे और लोग देखे हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम में परसेंटेज कम है, लेकिन उन्होंने क्या ये सोचा, उन्होंने आगे और हम मेहनत करना चाहिए और आगे मेहनत करके उन्होंने आगे बहुत कुछ, कोई कोर्ट में जज बना, कोई और जगह जगह कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। इसलिए मन में बिल्कुल किसी प्रकार की दुविधा न रखे। इसमें माता पिता को बहुत ज़्यादा उनमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको किसी प्रकार बच्चों पे कोई वो नहीं करे, कोई टिप्पणी नहीं करे, कोई व्यंग्यात्मक जी, मतलब माता पिता भी अपने बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली व्यवहार करें और बच्चों को ही सपोर्ट कर दे, बिल्कुल उनका मनोबल भी बढ़ाए रखें, मनोबल बढ़ाना चाहिए, परीक्षा में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। हाँ, ऐसा नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं आप बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दीजिए, सिर्फ बुक्स लेके बैठे रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे जी। ऐसा करना, घर का माहौल भी हेल्दी, घर का माहौल हेल्दी माहौल बनाएं, उनको ठीक से उनको खान पान में ध्यान रखें, उनके साथ कुछ मनोरंजन की बातें करें, इस प्रकार उनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स, बिल्कुल स्वस्थ दिमाग के साथ ताकि बच्चे जो है। और एग्जाम टाइम में बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले, बिल्कुल रात भर बिल्कुल जाके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करे, रात में आराम से वो सोए, जैसे डेली सोते हैं बिल्कुल सोए। बिल्कुल सही कहा आपने इंद्राणी जी। और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे अभी जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं कि क्या क्या लेकर जाएं और किस तरह से प्रबंधन करें। उससे पहले हम जानना चाहेंगे सुदीप जी से कि सुदीप जी, साहित्य में काफ़ी बुक्स भी आपकी आई हैं अभी, और साहित्य में तो क्या परीक्षा बच्चों को लेकर भी आपका कुछ लेखन जो कार्य है, या बच्चों को लेकर भी कुछ लिखा है कि किस तरह से बच्चों के लिए साहित्य जो है वो मायने रखता है? अब बेशक लेखन में तो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अभी मैंने 2 लाइन आपको सुनाई थी, तो वो कहीं ना कहीं जब घर से आदमी बाहर निकलता है तो कमाने के लिए निकलता है, दरों की ठोकरें खाता है और फिर संभालना पड़ता है, तो वो दर्द निकलता है। इसीलिए इसी तरह हमने बच्चों के ऊपर भी लिखा है। मैं जब फील्ड में जाया करता था तो मैं देखता था कि बच्चे गरीबी अपनी कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से मुझे कुछ लाइनें आती हैं। आप चित्रण देखिए कि बूंद बही है माथे पर से, मुखड़ा लगता झुलसा झुलसा, पेट पीठ से चिपका जाता तन नाजुक और मैला मलसा, बहता लोहू फटी बेबाई, देखो आकर यह तरुणाई, आश कहीं आकाश कहीं है। तो यहाँ ये झलकता है कि वो बच्चे, आप कभी भी देखिए गरीब बस्ती में जाके, तो वो बच्चों की जो पीड़ा है वो झलकती है। तो मैंने उस पे भी लिखा है। और आप कहें तो मैं 4 लाइन पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है। बच्चों के लिए जो मोटिवेशन की बात आती है तो उसमें मैंने लिखा है, जीवन को अपनाना सीखो, मिलता नहीं दोबारा। जीवन को अपनाना सीखो, मिलता नहीं दोबारा। कठिनाई में साहस भर के रग रग में फैला लो, और बोझ उठाने तुम ना केवल मिलकर साथ निभा लो। हिम्मत साहस सब करता है, कर्मठ कारज कब मरता है, टूटे कण को फिर से जोड़ो, साहस कभी न हारा, और जीवन को अपनाना सीखो, मिलता नहीं दोबारा। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, और टुकड़ों में आईना करके मेरी एक बुक है। तो इस बुक में बहुत सारी बहुत अच्छी, टुकड़ों में आईना, बहुत ही प्यारा शीर्षक है इसका, और मतलब बहुत कुछ कहता है ये शीर्षक जी। इंद्राणी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि हम आपसे जानेंगे कि बच्चे जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं बहुत हड़बड़ाहट पे रहते हैं कभी कभी, और ध्यान नहीं रहता क्या है क्या किस तरह से रखना है। तो भी मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को भी बताएं, हमारे पेरेंट्स को भी, कि किस तरह से हमको तैयारी करके रखनी चाहिए, किस तरह से प्रबंधन। मैंने देखा भी है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब हमारे आते हैं यहाँ पे, कुछ कहते हैं हम अपना रोल नंबर लाना भूल गए, कोई कुछ अपना कुछ कंपास बॉक्स आना छोड़ गया, फिर वो जाते हैं और पेरेंट्स को भेजते हैं घर लाने के लिए, तब तक उनका और स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है। इसलिए सबसे मैं ये बोलूँगी बच्चों से, रात में बच्चों से भी बोलूँगी, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ये बताऊँगी, बच्चों को सुबह के आपको एग्ज़ाम में भेजना है,
उसका सारा कंपास बॉक्स, उसका रोल नंबर, उसके बच्चों को क्या ड्रेस पहन के आना है, वो सारा चीज़ रात में रेडी करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन बच्चों का कहीं जो सेंटर भी होता सेंटर है भी होता है पहले से और जाके सेंटर देख में के आ जो जाए। बच्चों का जो फर्स्ट पहला पेपर होता है वो आप एक दिन पहले जाके वहाँ पे आप उसका लोकेशन आप देख लें, ताकि आप जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको हड़बड़ाहट नहीं होगा, उनको परेशानी नहीं होगी उनको। और ऐसा करना चाहिए। उसके बच्चों को मैंने एक चीज़ और मार्क किया है, बच्चे पेरेंट्स को ठीक एग्ज़ाम शुरू होने के पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले लाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कम से कम एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले उनको सेंटर में जाके उनको पहुंचा दें, ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, वो अपने दोस्तों से बातचीत करें, ताकि बच्चों के मन में ये डर नहीं बैठे कि हमें जाके एग्ज़ाम देना है या हमारा पेपर छूट रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे को भी थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। और साथ साथ में बच्चों क्या है, इस टाइम तो बहुत टेंशन में रहते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा भाग तो उनको पेरेंट्स को ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बहुत कहा बहुत आपने जरूरी कि है। अच्छे मन से जाना और फिर अच्छे मन पूरे से प्रबंधन के साथ जाना, ताकि हम रिलैक्स हो और फिर और परीक्षा बच्चों भी हमारी को खाली अच्छी पेट जाती है। बच्चों को क्यों घर से भेजे तो खाली पेट नहीं भेजे, कुछ थोड़ा सा खिला पिला के बच्चे भेजे, क्योंकि बच्चे वैसे भी अपने थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। वो खाना पीना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो उनको कुछ करके भेजना चाहिए, ताकि बच्चों में थोड़ा सा पावर मिल सके, पावर मिल सके। सही बात है। और क्योंकि हमारे साथ सुदीप जी बैठे हुए हैं, तो सुदीप जी, जैसा कि इंद्राणी जी ने बताया कि किस तरह से प्रबंधन करके जाएं, मुझे लगता है कि अगर बच्चे एक छोटा सा अच्छा विचार भी अगर पॉजिटिव पढ़ कर जाएंगे या कुछ है, तो शायद परीक्षा देने में और वो भी उनकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। जी सुदीप, मैं इस बार में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, एक छोटा सा कविता टाइप का। हाँ। कि रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। क्या बात है। लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी वो कुछ कदम नहीं चल सकता है। नहीं चल सकता। इसका मतलब ये होता है कि यदि बाहर की चुनौती से हम अपने बाहर की चुनौती से कभी नहीं हारते, लेकिन अंदर की जो हमारी कमजोरी है उससे हारते हैं। तो मैं बच्चों से ये बोलूँगी, आप अंदर से बिल्कुल कमज़ोर मत होइए। आप बिल्कुल ये सोचिए हमें कमज़ोर होना ही नहीं है। हम अगर कमज़ोर रहेंगे तो हमारी पूरी जो हमारी वो है, हम जो इसमें फोकस कर पा रहे हैं, मनोबल टूट जाएगा। हम जो फोकस कर पा रहे हैं हम उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कमज़ोर मत होइए। आप में अपने मन में शक्ति लाइए, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रोत्साहित करें। नहीं, सही बात। सुदीप जी, आजकल युवा वर्ग भी साहित्य की तरफ आकर्षित हो रहा है। जिस तरह से छोटे छोटे कंपटीशन चलते हैं, ओपन माइक है, लिखना है, या सोशल मीडिया को ले लीजिए, बच्चे बहुत अच्छा कुछ लिख कर डालते हैं। तो किस तरह से साहित्य में उनका जो रुझान है हम बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा जी, क्योंकि युवा की बात है और युवा पीढ़ी ही परिवर्तन ला सकती है। जी, जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो गाइड आपको कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, और जो छोटे हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन परिवर्तन केवल युवा ही करता है। जी, विवेकानंद जी उसके द्योतक सबसे बड़ा हैं उदाहरण, और जी। उसके उदाहरण हैं, बहुत बड़े उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आजकल जो फेसबुक में, ट्विटर में, इन सब में कुछ ट्रेंड चले हैं, जो कंपनीज हैं वो अपने स्लोगन्स, विचार लिख के वो पोस्ट करते हैं और उन्हीं को लोग शेयर करते हैं। बिल्कुल। मेरा युवाओं से कहना है, इन चीज़ों से बचें। आप सीखें और आपके अंदर खुद विचार आने चाहिए। जी, अगर आपके अंदर विचार नहीं आता, आप दूसरों के विचार लेके, तो वो तो अर्थी पे कांदा जैसे देने वाली बात है। जी, 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 आप किसी विचार को खुद डेवलप हो, और वो कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, आप गद्य पढ़ें, आप पद्य पढ़ें, छंद पढ़ें, जो भी पढ़ें उनको तल्लीनता से पढ़िए और कोशिश करिए कि इनको और लिखने की भी कोशिश करें। तो निश्चित रूप से फिर आपके अंदर विचार खड़ा होता है, विचार जगता है, और फिर उन विचारों को आप जब लिखेंगे तो आप में मजबूती मिलेगी। ये मेरा मानना है। मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री रमेश बहादुर खरे, हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मैंने टुकड़ों में आई ना, मैंने उन्हीं के मार्गदर्शन में लिखी, उनका मंगलाचरण भी इसमें लिखा हुआ है। दूसरा, संगीत में जो चीज़ें हमने निबद्ध करने की कोशिश की है, मात्राओं को बैलेंस करने की है, वो हमारे यहाँ के पन्ना जिले के कहें या बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े
कलाकार कहें, संगीत कलाकार श्री रमेश कुमार खरे, जी जी जी। एक रमेश बहादुर खरे और जो एक साहित्य रमेश, जी। में और संगीत के क्षेत्र में रमेश कुमार खरे, जी। उन्होंने कई बच्चों को एक से एक कला में, संगीत कला में और निकाला है उन्होंने, और आज वो आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। जी, बड़े जी, बड़े बिल्कुल। कॉलेजेस चला रहे हैं उनके स्टूडेंट, और बेशक संगीत कला और साहित्य कला एक दूसरे के सिक्के के जो पहलू हैं वो कहे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले सिर्फ लेखन एक शौक या इस तरह से देखा जाता था, लेकिन अब आप उसमें अपने भविष्य की अच्छी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना बेशक, मुकाम भी बेशक, अच्छा बना बेशक, सकते हैं, बेशक। जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे सुदीप जी आपसे। इंद्राणी जी, जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, जी। अभी छोटे बच्चों के भी पेपर जो है वो शुरू होने वाले हैं, कई जी। बच्चों के चल भी रहे हैं, जी। और एक हायर सेकेंडरी तक तो बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते जी। हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो छोटी क्लास में हैं 5th तक के, उनको भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो उनका माइंड या उनको हम किस तरह से परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि वो हंसते हंसते परीक्षा दें और सफल हों? आपने बहुत सही कहा कि ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनका वो समझते नहीं ये परीक्षा क्या होता है। जी जी तो हम उनके मन में हमसे ये नहीं, ये विचार नहीं बनाए, ये विचार हम डर नहीं की भावना नहीं उसमें उत्पन्न करना चाहिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। उनको खेल खेल में उनको कुछ सिखाना ज़रूरी होता है। खेल खेल में उनको सिखाइए। उनको आप क्या करें इसके लिए पेरेंट्स को ज़रूरी है वो अपने शिक्षकों से आके मिलें, और शिक्षकों से आके मिलें, उनको कुछ उनको सम्मेलन में उनको भाग लें, उनको बच्चों को सीखने के लिए कुछ प्रोत्साहित करें, जी। बच्चों को ये मोटिवेट करें, और बच्चों को क्या करें, उनको स्कूल में जितने भी कंपटीशन होते हैं जी। उनमें जैसे बच्चों में राखी मेकिंग होता है, जी, पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेट के लिए प्रोत्साहन जी, करें। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। डिबेट का कंपटीशन होता है, उस बच्चों को उसमें भाग लेने की उनको मोटिवेट करें ताकि वो बच्चा कुछ बोलना सीखे, कुछ वो सीखे। इसमें कोई ये चीज़ मन में नहीं आना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम का के नाम से घबराहट नहीं हो डर उसमें। नहीं होना हाँ, चाहिए, जी। बच्चा खुल पाए, सबके सामने खुल पाए, अपने विचार को वो सबके सामने रख सके और दूसरों के विचारों को अपने से कुछ सीख सके उससे वो। जी जी जी। इस और प्रकार जी बिल्कुल इंद्राणी जी, मुस्कान जी अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुस्कान यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मुस्कान जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएं। जी बोलिए। जी बोलिए मुस्कान जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, जो एग्जाम स्ट्रेस होता है उसके कारण उससे कैसे डील करें? जी मुस्कान जी पूछना चाह रही हैं। जी अच्छा, हाँ मुस्कान जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा। आप स्ट्रेस इस प्रकार से करें, आप तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप ये एग्ज़ाम ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये एक साधारण सा एग्ज़ाम है। आपने जितना पढ़ा है, तो ये सोचिए आप जितना पढ़ रहे हैं आपने बहुत पढ़ लिया है। आपने कभी भी दिमाग में ये मत लाइए कि हमने इतना कोर्स हमें करना था, हमारा इतना नहीं हुआ, हमें इतना रिवीजन इतना नहीं पढ़ पाए, हमारे मार्क्स कम आएंगे, कभी मत सोचिए। जितना पढ़ा उसको सिर्फ रिवीजन करिए। इसमें अभी कोई कुछ नया, बिल्कुल नया मत पढ़िए। इसमें बिल्कुल नया आपको पढ़ना नहीं है। बिल्कुल जब परीक्षा देने आप जाएं एकदम स्वस्थ दिमाग से जाएं। बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि आपके कम मार्क्स आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना आपने पढ़ा उसको कीजिए। उसका आप लिखने का जो उसमें पैटर्न है आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कभी कभी क्या होते हैं कि बच्चे लोग जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पहली बात है उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। सारे क्वेश्चन उसमें का आंसर लिखिए, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो कभी नहीं चाहता है कि उस बच्चे को हम कभी फेल करें। तो वो देखता है बच्चे ने उस क्वेश्चन को उसका आंसर दिया ही नहीं दिया है। थोड़ा सा अगर उसमें आपने कम दिया ज़्यादा दिया उससे उसका नहीं होता है, लेकिन सही उसमें होना चाहिए। बिल्कुल सही। गलत भी किया है तो भी वो ये सोचेगा उसने आपने कोशिश तो की है। कोशिश हाँ, करिए, सही बच्चे बात है। की जो कॉपी चेक होती है उसके हर स्टेप पे नंबर दिया जाता है। बच्चे में थोड़ा सा उसने अगर डेफिनेशन भी लिख दिया तो भी उसको 1 मार्क्स तो मिलेंगे उसमें। जी उसमें 1 मार्क्स मिलता है। इसे छोड़ के नहीं आए,
और आप जिस क्वेश्चन को आपको इजी लग रहा है उस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें। और लेकिन जैसे एग्जाम पेपर में जैसे 4 कॉलम होता है, A B C D, चार उसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें से आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन का नंबर डालिए कि ये पार्ट ए में से हमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। और जो आपने जो लिखा है उसमें जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ताकि देखने में, वो जांचने में उसको सुविधा होती है। तो ये सोचता है हाँ बच्चे ने जो मेन पॉइंट है वो लिखा है, इस तरह से वो आपके मार्क्स में स्कोरिंग कर सकते हैं। जी मुस्कान जी, आपको आपका जवाब मिल चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। सही कहा इंद्राणी जी कि सबसे उपयोगी होता है कि परीक्षा में लेखन प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, और अगर जो हमको पहले आता है हम उसे पहले करें और डालें, ताकि बच्चे पहले क्या करते हैं कि नहीं शुरू से लिखना प्रारंभ करते हैं, जो उनको आता है वो भी भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, बिल्कुल समय कम पड़ जाता है, भूल जाते हैं। और बच्चे ये क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन रहता है उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो पहले आ रहा है हाँ, बच्चों को अपने जितने क्वेश्चन है उसके अनुसार अपने टाइम को डिवाइड करके उसके अनुसार उनको आंसर करना है। 2-3 क्वेश्चन तो बड़े बड़े उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिए, फिर बाद में टाइम कम बचता है, फिर हड़बड़ाहट में वो क्या करते हैं बच्चे, और उनके लास्ट से सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। जी सही बात है। सुदीप जी, जैसा कि तनाव प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं परीक्षा में, साहित्य इसमें कहाँ तक या किस हद तक सहायक हो सकता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे विचारों के लिए, अच्छे मन के लिए साहित्य का सहारा लें? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस बात को सोच ही रहा था कि शायद ये प्रश्न निकल जी जी मैडम ने बताया, तो बच्ची ने भी पूछा कि हम एग्ज़ाम में स्ट्रेस कैसे कम करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रेस होता क्यों है। स्ट्रेस होता इसलिए है कि पढ़ाई साल भर की बनाई गई है। आप चाहते हैं कि हम 15 दिन में पूरा कोर्स पढ़ लें, और जब नहीं होता वो तो स्ट्रेस बनता है। इसको सतत प्रक्रिया रखने की आवश्यकता है। और आपने जो प्रश्न किया कि इसमें साहित्य से सृजन की ओर हम कैसे जोड़ें, हाँ। तो जब कभी भी आप पढ़ें तो उसको इस ढंग से पढ़ें कि ये हमको आगे 4 चीजें और जोड़ के कैसे लिखना है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए किसी राइटर को, आपने तुलसीदास को पढ़ा, तो तुलसीदास जी के बैकग्राउंड के बारे में आपको जानना आवश्यक है। आप केवल एक दोहा या एक अधौली या एक छंद पढ़ के नहीं छोड़ सकते। उनके कई उदाहरणों को आपको पढ़ना चाहिए, और उन उदाहरणों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक लालित्य पैदा होगा, और उसमें आपका माइंड जो है बड़ा सुकून में जाएगा। ये आप चाहे जिस विषय के साथ देख लीजिए, आप चाहेंगे कि केवल एग्जाम के समय में हम पढ़ के फटाफट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको स्ट्रेस देगा ही, आपको ना चाहते हुए भी देगा। इसलिए आप सतत पढ़ाई करें और लगातार उसमें अपने साहित्य में और उसमें नई नई चीज़ें लिखें। इंग्लिश लिटरेचर भी हो सकता है, संस्कृत लिटरेचर भी हो सकता है, हिंदी लिटरेचर भी हो सकता है, उर्दू भी है, कई भाषाएं हैं। भाषाएं तो सब एक दूसरे से जुड़ के ही चलती हैं, एक दूसरे की बहनें हैं, तो सभी बहनों को साथ में लेके चलें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इवन मुझे लगता है जो हमारे सफल व्यक्तित्व हैं उनकी जीवनी भी अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरह से उन्होंने जीवन प्रबंधन करके और सफलता प्राप्त की है, तो वो भी बहुत हद तक मदद करती है। बेशक बेशक जी। और मैं इसमें भी कहना चाहूँगा, आप किसी भी राइटर को देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी ने गद्य पे बहुत बहुत लिखा है, और वो सम्राट कहलाते हैं जी 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 इसमें जी। तो उनके जोशी जी ने लिखा है कि मुंशी जी के फटे जूते जी। तो जब आप पहले तय कर लेंगे आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपने आप को बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें आप खोजिए कि हमको और क्या नई नई चीज़ें सृजन करनी है। और फिर अगर आज के समाज में चूंकि पैसा महत्वपूर्ण होता जा रहा है तो ठीक है, उसमें आजीविका के आयाम ढूंढिए। बिल्कुल, कहते हैं ना, अगर हम सफल होंगे तो अपने आप पैसा और समृद्धि साथ में आ ही जाएगी। आपकी सुदीप जी शिक्षा हो, वोट का आधार या इस तरह से एक रचना है, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी बात। मैं एक तरह से अघोषित पत्रकार भी हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा लिखना मेरा शौक है, वही जो मैं बच्चों को कह रहा था
कि बिल्कुल, आपको हमारे दर्शक देख भी सकते हैं आपके जी हाँ, आर्टिकल। जी हाँ, जी जी हाँ। जी तो ये हमारे दिमाग में शुरू से था हाँ। कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब आज के समय में आप देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहना पड़ रहा है कि जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो आप अच्छी दिशा की ओर जा नहीं सकते। आजकल हमारी जो बहुत सारी लीडरशिप बिगड़ती चली जा रही, उसका बड़ा कारण है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एजुकेशन को हम बढ़ा नहीं रहे। जब तक एजुकेशन अच्छे ढंग की नहीं होगी तब तक अच्छा लीडर आ नहीं सकता, उसके विचार डेवलप होते ही नहीं जी। है। और जब तक विचार डेवलप नहीं होंगे तो नई चीज़ों का सृजन जो आप कर रहे हैं, जी। कंस्ट्रक्टिव माइंड हो नहीं सकता। वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव सोचेगा और वो इस तरह से सोचेगा, हाउ टू अर्न माई वोट्स। इसलिए मैंने कहा कि एजुकेशन जो है वो ही जी। वोट का आधार जी बने। बिल्कुल, तो इस बात मैं पे इस तरह से हमारे भी प्रकाश डालेंगे। जी हाँ। हमारे साथ अभी उज्जैन से इंदर सिंह जादौन जी जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है इंदर जी आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम, मैं इंदर सिंह जादौन, मेरा गांव मथुरा कला, महाकाल की नगरी उज्जैन से बोल रहा हूँ। जी 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 बताइए। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि शिक्षा नीति में कुछ सुधार हो रहा है, तो पुस्तकों के द्वारा प्रश्न पत्रों का हल किया जाए, कुछ ऐसा मेरा पूरा पढ़ नहीं पाया। जी तो ये क्या है मैम से थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूंगा। और मैं रेडियो जाकी भी हूँ, एक हमारे उज्जैन का रेडियो दस्तक है, उसका मैं जो है एंकरिंग करता हूँ खेती में। बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है आपका। तो जी मेरा थोड़ा ये सवाल। जी इंद्रानी जी, इंदर जी जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि अब जो है बुक्स सामने रखकर भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस तरह का कोई प्रावधान है, तो वही जानना चाह नहीं, रहे हैं अभी कि तो ये प्रावधान जी। अभी ये प्रावधान अभी शुरू नहीं हुआ, इस पे कुछ विचार चल रहे हैं। जी सीबीएसई के लिए शायद ये हाँ, प्रावधान आया था हाँ, कि प्रावधान आया अब था। बच्चे 10-12th का एग्ज़ाम बुक रख के दे नहीं, सकते लेकिन हैं। अभी उसको लागू नहीं किया गया। अभी उसको जी सिर्फ ये चर्चा में चल रहा है अभी विषय। जी 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 तो इंदर जी अभी इस तरह का जो है सिर्फ विचार चल रहा है और इसके आगे जो भी नया होगा जी, तो आपका जो अवगत नया कराया होगा तो जाएगा। आप आगे तक बहुत हम बहुत बताएंगे। धन्यवाद। जी जी सुदीप जी। तो मैं यही कह रहा था कि साहित्य को सृजन के लिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि आदमी को हाथ से ढूंढना है तो आप कहीं भी ढूंढ लीजिए। मैंने हाथ से मैं ढूंढा कि आओ बैठो गुटखा खा लो, मुंह को स्वाद बना लो, बिना पान के मुंह रंग दे है, चुटकी एक चबा लो। अब ये छंदबद्ध कर दिया हमने, वो कर दिया, हाथ से हो गया। तो सृजन करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ चाहें, आप जंगल में हैं, झोपड़ियों में सृजन करके देखें। तो सृजन उसको कहते हैं जो मन के वास्तव विचार। में बाहर को देखते हुए आप सही बात। इंटरनल जी, को डेवलप करते हैं, आप अपने इनर सोल को डेवलप करते हैं। जी बहुत शुरू में बात आई थी, आपने कही थी मैडम इंद्राणी जी ने। जी इंद्राणी जी ने, कि ज्ञान अगर आपको हो गया हाँ। तो ईश्वर मिल गया। सही उस बात ज्ञान की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। जी, जी, जिस जी। दिन वो ज्ञान हाँ। आगे हो जाएगा, और वो सतत प्रयास से बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, चाहे जी। बुद्ध जी हो, जी। चाहे महावीर जी जी। हो, इन्होंने सबने बहुत सेवाएं की लिखा हैं। जी। जी। आपने सुदीप जी स्थान दे दिया करके एक शायद आपकी किताब है, उसके स्थान देवियां। स्थान देविया। जी देवी, जी 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 हाँ। उसके बारे में भी हम अभी है आपके पास वो। जी हाँ जी। जी। ये स्थान देवियां हैं। अच्छा स्थान देविया। जी जी। दर्शकों आप देख सकते हैं स्थान देविया। ये जी। स्थान देवियां जी। के नाम से है। आपके शीर्षक बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और निश्चित तौर पर ये जब शीर्षक पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं इसके अंदर क्या होगा, जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। स्थान देविया में भी हम जानना चाहेंगे क्या है। बिल्कुल सही आपका कहना है। जी। देखिए, हमारा देश आस्था का देश है, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। हाँ। और आस्था से चीज़ें पनपती हैं, डेवलप होती हैं, बढ़ती भी हैं। तो मैंने इसको वाचिक साहित्य पर आधारित लिखा है। अच्छा और अच्छा जी। और उसका मूल जो रिसर्च बेस्ड है, हाँ। वो ये है कि हमने लोगों के पास जा के उनसे वो चीज़ें पूछी। तो हमारा क्या है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहुत मान्यता प्राप्त देवियां जो हैं उनको, जैसे बड़ी देवी कहलाता है, हमारा कलेही देवी कहलाता जी, है, जी। कंकाली देवी कहलाता जी, है, जी, फूला देवी कहलाती हैं। हाँ। तो इस तरह से और भी बहुत सारी हैं, जो देवी स्थान है। जी, 12-13 जी, देवियां हैं। तो स्थान देवियां, वो उस स्थान में इतनी लोगों की आस्था है कि उनके कामों के लिए वो वहाँ जाते हैं। घर में शादी ब्याह होता है तो उनको पूजने के लिए जाते हैं। एक आस्था का विषय है। और मैंने तो देखा है और जिन लोगों से बात की है
उन्होंने ये बताया कि मैंने तो देखते देखते चीज़ों को बदलते हुए देखा है। जी जी तो जी ये चीज़ें हैं, तो ये निकल के आनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में आस्था से हम कैसे जुड़ें, और उस आस्था में हमने सृजन करने की कोशिश की है। जी, उसी बहुत ही आस्था बढ़िया, पे बहुत ही मैंने बढ़िया। ये पुस्तक जी लिखी। बिल्कुल, जी। बहुत ही अच्छा। इंद्राणी जी, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे जी। हैं और आजकल बच्चे बुक्स के साथ साथ इंटरनेट का भी बहुत सहारा लेते हैं, जी, कहीं जी। ना कहीं बहुत जी। उपयोगी होता है उनके जी। लिए। तो परीक्षा का जो समय है, जी। क्योंकि इंटरनेट पे जब हम आते हैं तो आवश्यक सामग्री के साथ साथ बाकी चीज़ों का ध्यान भी बच्चों को उसमें चला जाता है। जी, जी। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कितना सहयोगी है, और क्या परीक्षा में ले जाना, मोबाइल ले जाना किस तरह से ज़रूरी होता है या नहीं होता है, वो भी। देखिए, जहाँ तक परीक्षा में मोबाइल ले आना है, ये तो बिल्कुल प्रतिबंधित है। जी। बिल्कुल बच्चे मोबाइल नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं, आपने देखा हो कि पेपर में भी दे रहे हैं कि वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इस कारण से इस प्रतिबंध लगाने के लिए बच्चों में मोबाइल को उनका उपयोग करना बिल्कुल सख्त मनाही कर दी गई है उनको। और आप, जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है कि मोबाइल बच्चों के लिए उचित भी है और अनुचित भी है। बिल्कुल। उचित इसलिए है, अगर वो अपने, आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका ज्ञान बच्चे अपने गूगल से लेके वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे इसका सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं, जैसे वो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, वो छिपाकर कुछ अलग चीज़ कुछ। जी, एजुकेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी है, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे वो देखें, सीखें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कुछ उनका गलत उपयोग नहीं करें, इसमें माँ बाप को इसमें देखना पड़ेगा कि बच्चों को सिखाएं कि आप मोबाइल का यूज़ इस विषय के लिए करिए, दूसरे विषय के लिए आप मत करिए। कुछ उसमें कुछ अच्छा जो बिल्कुल, दिख रहा यानी है, आप मोबाइल उसको की बिल्कुल उपयोग कीजिए, लेकिन माता पिता की देख रेख में और करिए। माता पिता को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। बिल्कुल, एकदम से उनको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ नहीं सकते। हाँ। ये बीच में उनको ध्यान रखें, ताकि बच्चे के मन में ये रहे नहीं, अगर हमने उसका गलत उपयोग किया है, हमारे माता पिता को मालूम पड़ जाएगा और ये चीज़ हमारे लिए गलत होगा, तो वो कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सही बात है। सुदीप भी, हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बहुत प्यारी सी रचना आपकी सुनाई जाए। हाँ, बेशक, मैं इससे पढ़ के जी 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 मैं बिल्कुल, इससे स्वागत पढ़ है। के सुनाता हूँ, जी। ताकि बच्चों को और मोटिवेशन भी मिल सके। बिल्कुल मिल आज सके, जी। एजुकेशन के विषय को लेके हम बात कर भी रहे हैं, जी 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 और बच्चों में वो चीज़ जी। आती है, तो निश्चित रूप से बच्चों का ही डेवलपमेंट, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि महिलाएं और बच्चे जी अगर दो अपने ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, जी तो देश तो विश्व गुरु की ओर बढ़ ही रहा है, जी। और भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं इसी बहुत कविता अच्छी को बात है। जी। आगे बढ़ा के मैं बात करता हूँ कि झरनों को देखो, झरने देखो कब थकते हैं। बच्चों ही के लिए मैसेज है। झरने देखो कब थकते हैं, और कितने के वे दुख हरते हैं। क्या बात बड़ी बड़ी चट्टानों से भी राह निकाला करते हैं। बहुत बढ़िया। और अविरल है यह चिर चलता है, प्यासे कंठ सदा भरता है। और ऐसा जतन जुटा लो मन में, सोचो नहीं दोबारा। और जीवन को अपनाना सीखो, मिलता नहीं दोबारा। चिड़ियों के तुम पंख न देखो, क्या बात चिड़ियों के तुम पंख न देखो, देखो उनकी अभिलाषा। और धरती से उड़ते हैं लेकर अंबर छू लेने की आशा। वह रोज रोज यह करता है, साहस भी उन पर मरता है। आशाओं के दीप जला जग रोशन करो हमारा। जीवन को अपनाना सीखो, मिलता नहीं दोबारा। और चींटी से तुम चढ़ना सीखो, सीखो उससे गिरना चढ़ना। और 100 बार गिरा करती फिर नहीं हारती ऊपर चढ़ना। क्या बात है। और कभी नहीं वह थकती, सदा निरंतर चलती रहती। 10 गुण भार लिए चढ़ती, सीखो इससे साहस न्यारा। और जीवन को अपनाना सीखो, आता नहीं दोबारा, मिलता नहीं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। और आपके भी विचार इस पर चाहूंगी इंद्राणी जी, इतनी सुंदर पंक्तियों पर। बहुत सुंदर जो इन्होंने अभी कविता सुनाई, जी। ये मन को छू लेने वाली बात हो गई है।
ये इसमें बच्चों को भी एक शिक्षा मिला है, जैसे इन्होंने एक चींटी को उदाहरण दिया है। जी सही बात है। सही बात है कि वो जो चींटी है वो अपने एक दाना लेके ऊपर चढ़ना जा रही है, लेकिन वो बार बार गिर जाती है, फिर कोशिश करती है। तो बच्चों को भी देख के सीखने का एक सीख मिलता है कि वो अगर किसी चीज़ को सीखने में उनको प्रयास में असफल हो रहे हैं तो वो घबराएं नहीं, उसमें फिर से दोबारा करने की उनको कोशिश करें, और दोबारा करने की कोशिश करेंगे, वो एक न दिन जरूर सफल होंगे। जैसा एक चींटी भी ये ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा करते करते वो 10 बार गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो अपने दाने को ठीक ऊपर उठा कर ले आता है। वैसे ये भी हम किसी चीज़ को, हमें एक लगन उत्पन्न करनी है, हमें एक अपना लक्ष्य रखें कि उस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, तो निश्चय ही जैसे चींटी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है उस दाने को अपने वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो भी अपने बच्चे भी अपने लक्ष्य को ठीक हिसाब से प्राप्त कर पाएंगे। वो बिल्कुल सही बात है। जब तक सफलता नहीं आपको मिल जाए, तब तक रुकिए मत, आगे निरंतर बढ़ते रहिए, मंजिल आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मंजिल तक आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। जी जी जी, बात परीक्षा की चल रही है, सही बात है, बच्चे तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर वही बात हम पेरेंट्स की जाए, सुदीप जी आप भी हैं, इंद्राणी जी हैं, आजकल बच्चे चाहते हैं कि जो हमने नहीं किया, बच्चों से आशा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर आशा रखना, या सिर्फ बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं बच्चा करेगा हमारा, या ये चाहते हैं कि नहीं पूरा सब पढ़ाई कर ले, आगे सब बन जाए, बच्चे की रुचि कहीं और होती है लेकिन कहीं और दिशा में भेजना चाहते हैं, उनके बारे में बात देखिए। मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसा चाहेंगे बच्चा वैसा करेगा। बिल्कुल बच्चों के अंदर उसकी क्या, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में उसकी क्या रुचि है, उस पर ध्यान रखिए। अगर बच्चों को हम बिना रुचि से, अगर बच्चा एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम आप उनसे बोले नहीं आप डॉक्टर बनिए, तो बिल्कुल ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे को उसमें उस सब्जेक्ट के बारे में उसको रुचि नहीं है, तो उसमें उतना उसको पढ़ने में उतना उसको रुझान नहीं रहेगा, और वो अपने वहाँ तक अपना वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्या भावना है, हमें उसको भावनाओं को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद यानी कि जिस तरह से रुचि के आधार पर अगर हम उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा बच्चों को, बच्चे पे ये देखना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट लेता है कि नहीं, और उसके मन की भावना जानना पड़ेगा। अगर हम उस बच्चे को जोर डालेंगे तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, या आप उसी सोचे कि हम अपने माँ के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ गलत कदम उठा सकता है, या डिप्रेशन में भी आ सकता है। इसलिए कभी भी उनको हम फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। आप हमारे पेरेंट्स को इस विषय को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? हम ये संदेश देंगे, आप बच्चे की मनोभावनाओं को समझिए, आप उनसे बैठ के बात करिए, उनके विचार जानिए, और उनमें उसकी शारीरिक शक्ति उसमें क्या है, कितनी है, आप ये भी जाने, बच्चा कमज़ोर है कि नहीं, अब हमें ये भी जानना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा का शारीरिक तौर पर अगर कुछ कमज़ोर है, वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं करिए, ये बच्चे के लिए अहितकर होगा, और आपके लिए भी आपके लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार भी बच्चे के मन में आ सकते हैं। इसी विषय पे आपके भी विचार जानना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा मैडम ने एलेबोरेट किया इस बात को, मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं। जी। मेरा ऐसा मानना है कि आप बच्चे को बार बार कहते रहेंगे कि ये करिए, ये आदतें छोटे से डालनी पड़ती हैं। कोशिश आप करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद पढ़िए, बच्चा आपको देखेगा, निश्चित रूप से उसका पढ़ने में रुझान होगा। बच्चा कभी भी कहता है कि हमको ये पढ़ा दीजिए, तो जनरली मैंने देखा है कि झिड़क दिया जाता है, मेरे पास समय नहीं है, तुम माँ के पास जा, उसी से पूछे ना। बिल्कुल वो कभी नहीं। हाँ। आप उनको पढ़िए। मुझे जहाँ तक मेरा अपना, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो बेटियों ने मुझे, 2 बेटियां हैं मेरी, बेटियों ने रात को 3 बजे भी उठाया कि पापा हमको इंग्लिश पढ़ना है। तो मैंने उठ के मुँह हाथ धोया और फिर उनको पढ़ाने बैठा, और इसके बाद फिर उनसे ही पूछा अब मैं सो जाऊं, तो बोले अब आप सो जाओ, अब पढ़ते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सही कहा आपने, वातावरण जो है वो हमारे आगे के भविष्य के निर्माण को। प्रदीप जी ने बहुत सही बात बोली, इससे मुझे भी कुछ याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ बताऊं। क्या होता है इसमें, माता पिता आजकल के दोनों
बहुत अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं सही कि बच्चे की कहा तरफ आपने, मैं वही बात करने वाली थी बिल्कुल आपसे। ध्यान जी, जी, बिल्कुल जी। ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चा अगर कुछ कुछ उनसे क्वेश्चन भी करता है, पूछता भी है कि हम बाद में बताएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। बच्चा उसमें अपने पिता के पास जाता है, पिता कहता है मेरे पास हमारे पास सामान नहीं, अपने माता के पास जाओ, माता के पास जाते हैं तो कहते हैं पिता के पास जाओ। तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? बच्चा इसमें बहुत कश्मकश में रह जाता है। आप बिल्कुल ऐसा करने से आप बहुत बड़ी ये सोचिए, आप बिल्कुल उन बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। और अधिकांश में बच्चों की में मोबाइल देखने की हम जो बोलते हैं बच्चों में दोष कर देते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल देखता रहता है, सुनता नहीं है। ये बहुत कुछ आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा जब छोटा हमें रहता है, समय मिल बच्चा जाएगा। रोता है तो बच्चे हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा देख के चुप हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चों उसमें आदत में बदल जाता है। जी। तब वो आदत में बदल जाता है, तब हम उसे रोक नहीं सकते। जी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं घर में रहें तो बच्चों के साथ में कुछ बुक्स पढ़े, तो वो जो बच्चा ये देखेगा कि हमारे मदर फादर बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो मोबाइल को अगर हाथ में रहेगा तो भी उसको रख के वो भी बुक्स पढ़ेगा, उसको बुक की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बच्चों में सही शिक्षा उसको प्राप्त हो जाएगी। सही कहा आपने। ऐसी बात से मुझे याद आया सुदीप जी कि आजकल जब जो आधुनिक युग जब बढ़ता जा रहा है तो बच्चे मोबाइल पे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लैपटॉप पे या उस पे, लेकिन साहित्य या बुक्स की तरफ उनका रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। यानी वो ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ से किताब प्राप्त करें, किस तरह से हम ले सकते हैं, साहित्य कहाँ उपलब्ध होगा। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे युवाओं या बच्चे को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। अभी आपने एक क्लिप दिखाई थी कि शिक्षा वोट का अधिकार हो। जी 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 जी। मेरा करबद्ध निवेदन है सरकारों से कि वो उन छंद को, उन रचनाओं को, उन दोहों को, उन चीज़ों को पाठ्यक्रम में लाएं। हाँ। ताकि बच्चों का रुझान उस तरफ बढ़े। साहित्य और की तरफ। मुझे याद है मैं लाइब्रेरी जाया करता था। आजकल शहरों में लाइब्रेरी का प्रचलन कम होता जा रहा है। बिल्कुल कल्चर ही खत्म हो गया है। जी। कल्चर खत्म हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे हम लोग सुबह निकल के लाइब्रेरी में बैठा करते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। जो चीज़ें उनसे कंसल्ट करने के बाद नहीं मिलती थी तो हम अपने गुरुजी के पास जाते थे, उनसे समझते थे। तो वो सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल कमतर है। जी हाँ, मोबाइल डिपेंडेंसी मोबाइल पे है, बढ़ती मोबाइल जा रही बेहतर है। है, लेकिन दिशा ये है ना कि कोई भी चीज एक्सेस हो जाएगी तो वो आपको हार्म करेगी। एक्सेस कोई भी चीज हो वो ज्यादा हो जाती है तो हार्म करती है। मोबाइल का यूज अधिक से अधिक आप करेंगे तो वो आपकी मेमोरी लॉस भी करेगा, आपको हैक्टिक भी करेगा, आपको आईसाइट भी वीक करेगा। और आपको जो फील्ड में खेलना चाहिए, बच्चों की उम्र तो फील्ड में खेलने की होती है, तो फील्ड में खूब खेलें, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें। जब तक आप हेल्थ में स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा बन नहीं सकता। बिल्कुल। और किताबें तो सबसे अच्छी संगी साथी होती ही हैं, उनका साथ लेके चलिए तो हमेशा माँ ज्ञान के की समान वृद्धि भी माना गया होगी। है साहित्य को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि एक और प्यारी सी कविता या कुछ आपकी रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही कहा सुदीप जी ने, क्योंकि साहित्य बहुत भी है, बहुत सही कहा। बहुत आजकल मायने रखता है, जी, हमारे मानसिक विकास में भी मायने रखता है, स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है। जी, जी, और कहीं ना कहीं हमें जीवन का जो अच्छा सदमार्ग है उसे प्रशस्त करते हुए भी आगे बढ़ने की प्रेरणा बहुत देता है आवश्यक है, हमको। बहुत। जी मैं इनको सीधे बिना तरन्नुम के सीधी बात कहता हूँ ताकि आप हमारे दर्शकों तक पहुँचे। कहाँ है बचपन, कहाँ बचपना, वो दिलों के अरमा कहाँ गए हैं, वो कभी तो ढूंढो करो गुफ्तगू, ये प्यारे नगमा कहाँ गए। क्या बात है। और कहाँ गए वो गोल कंचे, कहाँ मिलेंगे वो गुल्ली डंडा, और कहाँ गई वो लंबी गिपनी, गड़ा के फरमा कहाँ गए हैं। हम लोग पहले गिपनी खेला करते थे, गड़ा खेलते थे। ये कभी तो पूछो दिलों से बचपन, वही शरारत वही बचपना, जहाँ पे मांगे थे लकड़ी कंडे, होरी के खुरमा कहाँ गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। होरी में हम लोग होरी मंगाया करते थे जाके। और कहाँ है खिपड़ी, कहाँ गेंद है, जहाँ पे खेले हूल गदागद, और नहीं चौतरे, चौतरे माने वो चबूतरे हुआ करते थे, नहीं चौतरे ना ही खकरी, खुले हुए मैदान कहाँ गए हैं। और छिपी छिपाई हो याद तुमको, वही तो धप्पा मजा मिलेगा, और
हुड़दंग हल्ला, बहुत ही बढ़िया। दिलों जी, से जी। मजमा कहाँ क्या गए। बात है, क्या ये बात है, मैंने बहुत ही बचपन बढ़िया। की और पहली आपने थी। बचपन की यादें भी ताज़ा कर दी हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी जानकारी आजकल तो इंद्राणी ये जी। सब जी, चीज़ें जी, बच्चे जी। भूल गए हैं बिल्कुल, खेलने और में। निश्चित रूप से बच्चे हमारी जो है इन बातों को याद रखेंगे और जो है उसका ज़रूर मानेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत सुमित जी, शुक्रिया इंद्राणी जी, और आपका आप और सबको भी दूरदर्शन बहुत का, बहुत धन्यवाद। जिन्होंने और इस मेरी कार्यक्रम बात- से आप आप लोगों को सभी शुक्रिया को जिन्होंने आगे नमस्कार। थैंक यू।